हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूजियो ऑफिशियल। तो ये है माह सितंबर चतुर्पक्ष विषय सामाजिक विज्ञान और कक्षा 10वीं की जो पाक्षिक आई हुई है, जो बच्चे जिनके एग्जाम्स होने हैं, जिनको जमा करना है, उनके आंसर्स हैं यार। सारे आंसर्स इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सही विकल्प A to Z आंसर, संपूर्ण आंसर दिया गया होगा। और कक्षा 10वीं वाले बच्चों के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। तो जाके कमेंट बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। और कौन से सब्जेक्ट के आंसर्स आपको चाहिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। जहाँ पे पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो जहाँ पे आप पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, हरित क्रांति से फसल बढ़ी है। किसकी फसल बढ़ी है? तो हरित क्रांति से जो फसल बढ़ी है वो है गेहूं की फसल। ठीक है बच्चों। दूसरा है, खारिफ ऋतु का आगमन होता है। कब आगमन होता है? तो जब खरीफ ऋतु का आगमन होता है, जब मानसून के आगमन के साथ होता है। जब मानसून आता है तभी ये भी आता है। ठीक है। तीसरा है, भारत में सर्वाधिक भूमि पर किस ऋतु में फसलें बोई जाती है? तो ये जो आंसर है ये भी खरीफ है। ठीक है बच्चों। चौथा है, जहाँ पे पूछा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? सबको पता है भारतीय जो अर्थव्यवस्था उसका आधार है कृषि। सी आंसर। चारों यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पांचवा, विश्व में आर्थिक मंदी का वर्ष कौन सा था? आर्थिक मंदी का वर्ष कौन सा था? तो जो विश्व में जो आर्थिक मंदी मंदी का जो वर्ष था वो था 1929। ए ऑप्शन। ठीक है। और जो छठवां ऑप्शन है, छठवां क्वेश्चन है, किसानों की दास्ता समाप्त हुई थी। कब समाप्त हुई थी? तो ये जो प्रश्न है उसका आंसर हम लास्ट में आपको बताएंगे बच्चों। ठीक है, छठवां रोक देना। चलते हैं सातवां में, जो वहाँ पूछा गया रूसी क्रांति का नेता कौन था? तो जो रूसी क्रांति के नेता थे वो सी लेनिन। ठीक है बच्चों। और आठवां है, रूस की संसद का क्या नाम था? तो जो जैसे हमारे जो संसद होते हैं विधानसभा, लोकसभा, ऐसा समझ रहे हो ना सब। तो जो रूस की संसद का नाम था सी डूमा। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार जो 8 क्वेश्चंस हैं MCQ वो कंप्लीट होते हैं। अब ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन आंसर्स में चलते हैं, जहाँ पे पहला है, नीरा बोया हुआ क्षेत्र को एक उदाहरण देकर समझाइए। तो उदाहरण आंसर की तरफ चलते हैं। तो नीरा बोया हुआ क्षेत्र का एक उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पे देखो आंसर्स दिया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हो, निवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है उसे निवल बोया गया क्षेत्र अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसके आंसर है आपको कितने में लिखना मैं बता देता हूँ। आपको इसको 50 शब्द में लिखना है। तो ये 50 शब्द आराम से हैं, तो आप आराम से लिखिए इसको। ठीक है, रोक के लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और कौन से आंसर चाहिए आपको और हमें बताइए ज़रूर। तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे जो आपका 10वां क्वेश्चन है वो है, सोवियत और संसद में क्या अंतर है? तो वहाँ पे आप देख सकते हो अंतर हमने लिखा है, आपने भी ऐसा टेबल बना के लिखना है। सोवियत में अंतर ये है। तो पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट नीचे है, दूसरा पॉइंट इसे आधिकारिक तौर पर रूसी संघ के रूप में जाना जाता है, तीसरा यहाँ बहुपार्टी प्रणाली है। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं 5 हमने दिए हैं, 4 या 5 दिए गए हैं, तो आराम से आप लिखिएगा। चलते हैं 11वां में, जहाँ पे पूछा गया है न्यू डील की घोषणा क्या थी? तो क्या थी न्यू डील की घोषणा? आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आंसर। तो आर्थिक महामंदी से उबरने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1933 से 1967 के बीच न्यू डील नामक कार्य योजना की घोषणा की थी। तो ये न्यू डील है वो एक कार्य योजना है जिसे आप जानते हो अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे उन्होंने घोषणा की थी। तो इसका आंसर है, आप आराम से लिखिएगा, इसे रोक के लिखिएगा। ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इस वजह से हम थोड़ा आंसर्स आपको नहीं बताते, समझाते नहीं हैं। तो न्यू डील की घोषणा में क्या क्या हुआ था, क्या चीज़ें आई थी? तो बैंकिंग व्यवस्था में सुधार किया गया था, मुद्रास्फीति का अवलंबन किया गया, तीसरा है आर्थिक पद्धति में नियोजन एवं केंद्रीय नियंत्रण किया। ठीक है बच्चों। अब यहाँ प्रश्न 12वां से 13वां लघुत्तरी है, जिसमें जो अंतर है शब्द सीमा वो 75 है। ठीक है। तो 12वां जो प्रश्न है वो है, भूमि मंडलीकरण का क्या अर्थ है? तो भूमि मंडलीकरण वह प्रक्रिया जिनके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से संरचना की वैश्वीकरण या भूमंडलिंग कहलाता है।
तो इसके आंसर्स यार आपको देखना, जितने शब्द सीमा में हैं उतने में लिख लेना है ताकि वीडियो लंबी मत हो, इस वजह से हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। और जैसे कि आप आंसर्स देख पा रहे हो इसके, तो इसे रोक के लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और कौन से आंसर्स आपको और चाहिए आप हमें ज़रूर बताओ। प्रश्न 13 है, कृषि का भारत के लिए बहुत अधिक महत्व है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप सबको पता है कि जो कृषि है, जो किसान है, हम लोगों को फसल उगा के देते हैं, बो के देते हैं, तो इनके ही जो होते हैं उनसे ही हम, जैसे धान से चावल बनता है, गेहूं से रोटी बनता है, तो सारी चीज़ें इन पर निर्भर होती है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए ये हैं, पूरे देश के लिए हैं किसान वाले। तो ऐसा ना करें कि कई आज के बच्चे होते हैं जो देखते हैं कि हम किसान के बेटे हैं, ऐसा तो ऐसा मत मानो ना। किसान से ही भारत है। भारत में जो पीपल, जो ह्यूमंस, जो लोग जी रहे हैं, सब किसान की बदौलत जी रहे हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आराम से लिखना है। अपने किसान आप तो खुद होंगे, गांव के होंगे, तो आपको पता होगा क्या होता है क्या नहीं। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देश के कुल निर्यात व्यापार में कृषि उत्पादित वस्तुओं का प्रतिशत काफ़ी अधिक रहता है। ठीक है। भारत में आवश्यक खाद्यान्न की लगभग सभी पूर्ति कृषि के माध्यम से की जाती है। वर्तमान समय में भी एक बहुत बड़ी आबादी को कृषि के माध्यम से रोजगार प्राप्त है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जो आपकी स्टडी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, जहां आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स, अपने कॉन्सेप्ट, अपने बोर्ड के क्वेश्चंस और वहां नीट के सारे क्वेश्चंस आप बना पाएंगे। तो ये है फिलो ऐप। इसके जो है ये 24/7 आप कभी भी इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इसे डाउनलोड करने के लिए 3 ईजी स्टेप है, जो आईफोन वाले हैं उनके लिए भी है और जो गूगल प्ले स्टोर वाले हैं उनके लिए है। आपको सर्च करना है फिलो ऐप। सर्च करने के बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जैसे इंस्टॉल करोगे तो आपको नंबर यहाँ पे पूछेगा। नंबर डालने के बाद ऐसे आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे और जो भी क्वेश्चंस है, जो आप टेक्स्ट भी कर सकते हो और जो क्वेश्चन है उसके फ़ोटो खींच के अपलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको स्कैन करके फिर आपको 60 सेकंड के अंतर्गत, 1 मिनट के अंतर्गत ऐसे कोई टीचर्स आपसे मिलेंगे जो आपको लाइव कॉल में आपको बताएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, ऐसे डिटेल में आपको वहाँ से समझाएंगे। उससे ईजीएस्ट वे कभी नहीं हो सकता, ऐसे आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लियर कॉन्सेप्ट, तो पूरे क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे आपको ईजी तरीका। और ये आपकी जो हेल्प में बहुत ही हेल्प करेगा, जो फिलो ऐप है। तो इसको आप डाउनलोड करने के लिए 3 ईजी स्टेप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर 3 ईजी स्टेप जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, पहले आपको स्टोर करना है, उसके बाद आप आस्क फिलो में कुछ भी पूछ सकते हो। और जो ऐप का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके तुरंत डाउनलोड करो। तो इसके इस प्रकार आंसर्स हैं, आराम से लिखिएगा। शब्द सीमा एकदम है। 70 में बोला है हमने, 75 लिखा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम मत हो। प्रश्न क्रमांक 14 से 15 जो गिर्द उत्तरी है उसमें आपको 100 शब्द सीमा दिया गया है, जहाँ पे 14वां प्रश्न है, खरीफ, रबी और जायद फसलों का विवरण उदाहरण से लिखिए। तो बुवाई के आधार पर फसलों के 3 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है बच्चों, खरीफ, रबी और जायद, ये सबको पता होगा। तो खरीफ, रबी, जायद जो क्रमशः बारिश, सर्दी, गर्मी में बोई जाती है। अब चलते हैं खरीफ के फसल के बारे में। तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि खरीफ जो फसल होता है उगाने में लंबी समय की आवश्यकता होती है तथा ऐसी फसलों को उगाने के लिए वातावरण का तापमान तथा आर्द्रता वाले मौसम का अनुकूल होना बहुत ही जरूरी होता है। तो इस प्रकार की फसलों को खरीफ फसल की कहते हैं। तो इस प्रकार नीचे कुछ हैं जिसमें खरीफ फसल है, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सहन, कपास की फसल, तो ये सब खरीफ है भाई। आगे चलते हैं जहाँ पे रबी फसल आप देख पा रहे होगे, भारत में उपजाई जाने वाली सभी रबी फसलें की खेती ही विस्तृत जानकारी हिंदी भाषा में दी गई है। तो इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। तो कुछ हैं जहाँ ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है, रबी को फसलों को पानी के अलावा ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है। तो जो हैं गेहूँ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि। ठीक है बच्चों, अब आते हैं जायद फसल। जायद फसल की बुआई मार्च से जून माह के बीच गर्मी के मौसम में की जाती है, आप सबको पता होगा। और इस जायद फसल को नकदी फसल भी कहते हैं। जायद फसलों को ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। तो जायद फसल के नाम हैं कुछ, चना, मक्का, मूंगफली, कपास। ठीक है बच्चों, इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। अब 7वें पेज में चलते हैं जहाँ पे आपको 15वां है, प्रश्न 15वां, जहाँ पे पूछा गया है रूस की क्रांतिकारी सरकार ने कौन कौन से कार्य रूस में किए। तो जो क्रांतिकारी सरकार थे उन्होंने क्या क्या काम किया। 1917 में 2 क्रांतियों ने रूस को पूरी तरह से बदल दिया। समझे बच्चे।
दो क्रांतिकारी थे, उन्होंने रूस को पूरी तरह बदल दिया। जैसे सबसे पहले फरवरी में हुई रूस क्रांति ने रूसी राजशाही को गिरा दिया और एक अस्थायी सरकार की स्थापना की। फिर अक्टूबर में एक दूसरे रूसी क्रांति में नेताओं के रूप में बोल्शेविक रखा गया, जिसे परिणाम स्वरूप दुनिया के पहले कम्युनिस्ट देश के निर्माण हुआ। रूसी क्रांति से जुड़े तथ्य तो किधर चला गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जुड़े तथ्य इस प्रकार हैं। ये उसी का आंसर है। तो जल्द और कौन सा आंसर आपको चाहिए बताइए। और हर समय असाइनमेंट के आंसर्स हो चुके हैं, वो आपके पाक्षिक के आंसर हो। सीजी बोर्ड से रिगार्डिंग हर एक अपडेट, हर एक न्यूज़ आपको हमारे चैनल में मिलते रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि हर एक अपडेट जब भी आए तो आपको तुरंत पता चल गया कि सर क्या वीडियो आया है, क्या वीडियो है, वो आपको पता चल जाए। इसलिए आप बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आंसर है यार। एक बात बता दो, पॉइंट टू पॉइंट आंसर जितना हो सके आप लिखिए, क्योंकि इसे क्या है, जो चेकर होता है उससे अट्रैक्शन बनता है, मतलब अच्छा लगता है पॉइंट टू पॉइंट आंसर। तो ऐसे में नंबर भी अच्छा मिलता है। तो इस प्रकार इसके जो 9-10 पॉइंट है वो हमने लिख दिए हैं, आप भी लिख दीजिएगा और पूरे नंबर ला लीजिएगा। तो और बताइए हमें कौन सा सब्जेक्ट का बनाना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं।